मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, उर्दू बी का, जिसका कोड है आपका 303। ठीक है, अब देखिए असल बात ये है बेटा कि आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर पहले आ चुका है, वो मैंने आपका तकरीबन 3-4 दिन पहले अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी आया है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर आपके सारे सब्जेक्ट्स के आए हैं, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट बना दिया था, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और जो आपके सैम्पल पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं उसका शॉर्ट भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये DOE की तरफ से आया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और 24-25 का क्लास 10th उर्दू बी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि ये एक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि फटाफट से अपनी कॉपी पेन निकाल लें और देखिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, ये 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है और 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ आम हिदायत दी गई है, उर्दू बी है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जान पहचान। ठीक है, जिन बच्चों की जान पहचान बुक है ये उनके लिए है। अब यहाँ देखिए, आप देखेंगे कि आपका इबारत फहमी दिया गया है पहला सवाल, जिसमें आपका गैर दरसी एक नसरी इक़्तिबास दिया गया है। 5 नंबर का होगा, 5 सवालात होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, इसमें प्रेमचंद के बारे में लिखा है। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई थी। उनका असल नाम धनपत राय था। कुनबे के लोग नवाब राय भी कहते थे। दादा गर सहाय लाल, ठीक है, पटवारी थे और वालिद अजायब लाल डाक खाने में मुंशी थे। वालदा आनंदी देवी के मायके के लोग भी तालीम याफ्ता थे। प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चिन्नारगढ़ के एक मिशनरी स्कूल में आपने क्या करा था, असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए थे। ठीक है, असिस्टेंट टीचर बन गए थे। इसी ज़माने में अदब का बाकायदा मुताला शुरू किया था। ठीक है, अब जो आपके चिन्नार मिशन स्कूल के बाद उन्होंने क्या करा, जुलाई 1900 में बहराइच के ज़िले स्कूल में, जो बहराइच है एक जगह, वहाँ के जो ज़िला स्कूल है उसमें जाके वो मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए थे। और इसी साल सितंबर में फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर की हैसियत से उनका तबादला हो गया था। ठीक है, प्रतापगढ़ में 1902 में जो तदरीस का काम करते थे, यानी टीचर का जो कायम करते थे, का बाकायदा तरतीब हासिल करने के लिए इलाहाबाद के ओरिएंटल कॉलेज में गए थे। ठीक है, यानी टीचर बनने के लिए B.Ed वगैरह जो करा जाता है, तो वो वहाँ जो आपके ट्रेनिंग्स कॉलेज होते हैं उसमें भी उन्होंने दाखिला ले लिया था। ठीक है, और फर्स्ट डिवीज़न में ही कामयाबी हासिल करी थी, यानी फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुए थे। इसी ज़माने में उन्होंने हिंदी और उर्दू, ठीक है, इसको भी पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है, इसके जो आपके स्पेशल वर्नाकुलर के एग्ज़ाम्स होते हैं अलग से, उसको पास कर लिया था। ट्रेनिंग के बाद 1904 में इलाहाबाद के एक मिडिल स्कूल में क्या हो गए थे, हेड मास्टर बन गए थे, यानी प्रिंसिपल बन गए थे। और 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में मास्टर की हैसियत से तकर्रीर हुई, यानी ज्वाइन हो गए थे। फिर जून 1909 में उन्होंने महोबा ज़िले के जो हमरपुर है UP के लिए तबादला हो गया था, यानी चेंज करते रहे। सारा काम उन्होंने किस में करा है, टीचिंग में ही किया है। ठीक है, तदरीस के ही बजाय अब स्कूल के मामले के काम पे भी आ गए थे, यानी जो उसका निज़ाम संभालना होता है ना, उस काम में भी करने लगे थे। ठीक है, तो ये प्रेमचंद के बारे में कुछ था आपका। अब इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो अभी आपने पढ़ा बनारस में हुई थी। अगले सवाल पे आ जाइए, उनका असल नाम क्या था, तो उनका असल नाम था धनपत राय। ठीक है, अगला लिखा है दादा क्या काम करते थे उनके। ठीक है, तो उनके दादा पटवारी थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है उन्होंने इलाहाबाद के जो मॉडल स्कूल था उसके हेडमास्टर वो कब बने हैं, तो ज़रा देख लीजिए। इलाहाबाद के मॉडल स्कूल के हेडमास्टर वो 1904 में बने हैं। ठीक है, तो 1904 पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ लिखा है प्रेमचंद ने आपका जो BA के इम्तिहान है वो कहाँ से पास किए थे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि BA के इम्तिहान जो है उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किए थे, ये रहे। ठीक है, चलिए आ जाइए, यहाँ पे इलाहाबाद पे टिक कर दीजिए, ये रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, मतलब उसका पार्ट 1 कर सकते हैं, या पार्ट 2 कर सकते हैं। पार्ट 1 में हमने प्रेमचंद के बारे में जाना है, और पार्ट 2 में सालिहा आबिद हुसैन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उनका असल नाम मुसद्दक फातिमा था।
ठीक है। वो पानीपत में पैदा हुई थी, हाली के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। उनकी शादी डॉक्टर आबिद हुसैन से हो गई थी, जो अपने ज़माने के मुमताज़ दानिश्वर थे। ठीक है। और उन्होंने, अब सालिहा आबिद हुसैन के बारे में बताते हैं, यादों के चिराग, कतरे से गौहर होने तक, अपनी अपनी सलीबें, ठीक है, सातवां आंगन और राह अमल, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नावल लिखे हैं। ठीक है। अफसाने भी लिखे हैं उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने एक अपनी खुद नविश्त लिखी है जिसका क्या नाम है, सिलसिला रोज़ व शब। ठीक। तो कहते हैं आपका सालिहा आबिद हुसैन का नाम क्या था, मुसद्दिक़ा फ़ातिमा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यादों के चिराग क्या है। तो यादों के चिराग एक नावल है। ठीक है। उनकी खुद नविश्त का क्या नाम है, सिलसिला रोज़ व शब। ठीक है। तो इस पर आप टिक कर लीजिए। अगला सवाल लिखा है उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था। तो हाली के ख़ानदान से था। ठीक है। नक्श अव्वल, साज़ हस्ती और तीन चेहरे किताबें हैं, ये किसकी किताबें हैं। तो ये अफसाने की किताबें, अफसानवी मजमूए हैं उनके। ठीक है। तो इस तरह से आपको पता ये चला कि एक एक नंबर के 5 सवाल आए हैं और आपको ना ऑप्शन दिया गया है, या तो आप पहले इक़्तिबास के 5 कर लें या फिर दूसरे इक़्तिबास के 5 कर लें। ठीक है। जब भी या लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों में से ही कोई एक करना है। ठीक। अब यहाँ देखिए दूसरा शेरी इक़्तिबास दिया गया है, ये आपका गैर दरसी यानी आपकी किताब से नहीं लिया गया है। ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया होगा, ये देखिए ये 5 सवाल है, इसके बाद यहाँ देखिए दोबारा से एक ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है। दोनों में से कोई एक ही कर रहा है। तो चलिए पहले हम लोग ऊपर वाले को पढ़ते हैं, फिर नीचे वाले को डिस्कस करेंगे। देर से ही एक नासमझ बच्चा एक खिलौने के टूट जाने पर इस तरह से उदास बैठा है जैसे मैयत करीब रखी हो और मरने वाले के बाद हर हर बात, ठीक है, मरने वाले की याद आती हो। कहने का मतलब है बहुत देर से शायर देख रहा है कि एक बच्चा है, उसका खिलौना टूट गया है, जो वो खिलौने के पास बैठा हुआ है टूटे खिलौने को लेके, और इस तरह से उदास बैठा है जैसे मैयत के सामने कोई बैठा हो। ठीक है। और वो इस तरह से बार बार रोने लगता है जैसे मान लो मरने वाले की बातें उसे याद आ रही हो। ठीक है। जाने क्या ज़रा तौफीक से सोच लेता है और रोता है, यानी पता नहीं क्या क्या फ़िक्र में वो सोच रहा है, उस खिलौने के बारे में उसे याद आ रहा है और फिर वो रोने लगता है। लेकिन इतनी खबर कहाँ उसको ज़िंदगी के अजीब हाथों में। ठीक है। ये भी मिट्टी का एक खिलौना है, यानी उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि वो मिट्टी के खिलौने टूटने पर रो रहा है, जबकि हमारी जो ज़िंदगी है ये भी एक मिट्टी का ही खिलौना है, कब ख़त्म हो जाए हमें नहीं मालूम। ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है पहला सवाल, बच्चा उदास क्यों बैठा है, क्योंकि उसका खिलौना टूट गया है। ठीक है। अगला सवाल लिखा है तौफीक के मतलब क्या है, वक्फे के साथ, है ना, थोड़े थोड़े वक्फे से उसे कुछ ना कुछ याद आ रहा है। अगले सवाल पे आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है टूटे खिलौने को किससे तशबीह दी गई है। तो टूटे खिलौने को किससे तशबीह दी गई है, मैयत से। ठीक है। शायर ने मिट्टी का खिलौना किसे कहा है, तो ज़िंदगी को भी मिट्टी का खिलौना कहा है। ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है ना, जिंदगी भी एक क्या है, मिट्टी का खिलौना है। एक आखिरी सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चा किस तरह उदास बैठा है जैसे मैयत सामने हो, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अगर आपने वो 5 कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये वाले 5 कर सकते हैं ना। अभी क्योंकि प्रैक्टिस पेपर है तो मैं ये कहूँगी कि भाई आप लोग सारे ही कर ले, है ना, ताकि आपको पता रहे कि कोई भी आए तो आपको आता है उसमें, है ना। चलिए अब ये दूसरा इक़्तिबास यहाँ लिखा है या तो, यानी आपने या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। सुख हो तो दिल खिल जाते हैं, दुख हो तो आँख भर आती है, दुख सुख की दुनिया एक ही है, तफरीक धरी रह जाती है। कहते हैं कि अगर इंसान की ज़िंदगी में सुख हो, सुकून हो, है ना, खुशियाँ हो, तो इंसान का दिल जो है वो क्या होते हैं, खिले रहते हैं, हंसी मजाक मज़े रौनक सब रहती है। लेकिन अगर इंसान की ज़िंदगी में दुख होते हैं तो क्या होता है, उसकी आँख हर वक्त भरी रहती है, उसे टेंशन रहती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है ना। तो कहते हैं दुख और सुख दोनों की दुनिया एक ही सी है ना, दोनों इंसान को कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क धरा रह जाता है। लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए पौधे तो 1000 होते हैं, है ना, लेकिन टहनी की लचक तो एक सी ही होती है। चाहे कोई भी पौधा हो, अगर उस पर बहुत सारे फल लगे तो वो एक ही जैसी झुकेगी। ऐसा थोड़ी ना कि आम का पेड़ अलग तरह से झुक जाएगा और बरगद का पेड़ अलग तरह से झुकेगा। तो कहते हैं पौधे तो 1000 होते हैं लेकिन टहनियों की लचक एक सी ही होती है। वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी ही होती है ना। चाहे फूल पश्चिम में हो या पूरब में हो, अगर गुलाब का फूल है तो महक गुलाब की ही फूल की होगी ना, है ना, चंपा या चमेली की थोड़ी ना हो जाएगी।
तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो अब यहाँ पे मिसरा दिया ही नहीं गया है तो हम मुकम्मल क्या करें, है ना। ये आधा देना चाहिए था, उसके बाद इसमें से आपको कुछ ऑप्शन चुनना था। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे लिखा है आग भराना। आग भराना मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है रो देना। ठीक है, अगला सवाल है शायर के मुताबिक अगर सुख हो तो दिल में क्या होता है, बताइए। अगर सुख होगा तो दिल क्या होता है, खिल जाता है। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। अगला सवाल लिखा है टहनी की लचक तो एक सी है। एक सी से क्या मतलब है, एक जैसी, है ना। एक सी मतलब एक जैसी। आगे आ जाइए, शायर ने नज्म के इस बंद में क्या पैगाम दिया है, तो इसमें उसने पैगाम दिया है एकता का। किसका दिया है, एकता का, के मिलजुल कर रहो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आपको नसरी इक़्तिबास दिया गया है जो आपकी किताब से ही लिया गया है। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। क़ुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई थी। उनके वालिद का नाम क्या था, सज्जाद हैदर यलदरम, और वालदा नज़र सज्जाद हैदर। दोनों ही उर्दू के अदीब थे। ठीक है, वालिद कहानियाँ लिखते थे और तर्जुमा करते थे। उनका ख़ानदान बहुत बड़ा था और इसमें पढ़ने लिखने की पुरानी रवायत थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर अपने भाई से कोई 10 साल छोटी थी और सबकी लाडली थी। क़ुर्रतुल ऐन का मतलब ही है आँख की ठंडक। ठीक है, पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पहली कहानी, ठीक है, बिचुइया 11 साल की उम्र में लिखी थी। ठीक है, सिर्फ 11 बरस की जब वो थी तब उन्होंने पहली कहानी उन्होंने लिखी थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने स्कूली तालीम देहरादून में और आला तालीम लखनऊ में हासिल की। तारीख़ उनका पसंदीदा मौजू था। तक़सीम मुल्क के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चली गई। वहाँ उन्होंने अपना मशहूर नावल आग का दरिया लिखा। ये नावल हमारी 2500 बरस की तारीख़ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी किताब से लिया गया है, जो दूर पास किताब है उससे। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा मैम ये तो जान पहचान में नहीं है, ये दूर पास से लिया गया है। ठीक, लिखते हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुए थे, तो कहाँ पैदा हुई, अभी आपने पढ़ा कि वो अलीगढ़ में पैदा हुई है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर अपने भाई से कितने साल छोटी थी, तो अभी आप पढ़ के आए हैं 10 साल छोटी थी। अगला सवाल देखिए, लिखा है क़ुर्रतुल ऐन का क्या मतलब होता है, तो क़ुर्रतुल ऐन का मतलब ही होता है दिल की आंखों की ठंडक। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने स्कूली तालीम कहाँ हासिल की थी, तो स्कूली तालीम उन्होंने देहरादून में हासिल की थी, तो ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है, अगला सवाल लिखा है उनका पसंदीदा मौजू क्या था, तो उनका पसंदीदा मौजू तारीख़ यानी हिस्ट्री था। अब यहाँ पे आपको शेरी इक़्तिबास दिया गया है। ये आपकी जान पहचान की बुक से ही लिया गया है जिसका नाम हमद है ना। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाया, पहना के सब्ज़ खिलत उनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्म तूने ए मेहरबां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कार खातून ने कब आएगा बनाया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया गया है कि भाई ये जो शेर है, ये जो अशार है किस नज़्म से है, तो अभी मैंने शुरू में ही आपको बता दिया ये हमद से लिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखा है सब्ज़ लिबास पहनाकर किसको जवां बनाया है, तो किसको बनाया है, सब्ज़ लिबास किसने पहना है, बेल बूटों ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है हमें गर्मी और रोशनी किससे मिलती है, तो सूरज से मिलती है। नज़्म में तस्बीह ख़्वां किसको कहा गया है, तो तस्बीह ख़्वां किसको कहा गया है, तस्बीह पढ़ने वाले को यानी चिड़ियों को। ठीक है, अगला सवाल लिखा है नज़्म में कारखाने से क्या मुराद है, तो कारखाने से मुराद दुनिया है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो आपके अनसीन पैसेजेस थे दोनों, चाहे वो नसरी हो चाहे वो शेरी हो, उसमें आपको चॉइस दी गई थी कि भाई या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, लेकिन जो आपकी किताब से लिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको सारे चैप्टर्स के नाम, उन चैप्टर के राइटर के नाम पता होने चाहिए। ठीक, अब अगर हम बात कर लेते हैं तो 10 नंबर में आपको एक एस्से लिखने को आया है जिसमें आपको स्कूल का सालाना जलसा या फिर कौमी त्यौहार या सेहत और खेल कूद के बारे में लिखना है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। ठीक है, स्कूल का सालाना जलसा भी अपलोड है, कौमी त्यौहार तीनों अपलोड है, आपके गांधी जयंती भी अपलोड है, 15 अगस्त भी अपलोड है और 26 जनवरी भी अपलोड है। ठीक है, क्योंकि जब लिखा हो कौमी त्यौहार तो आप तीनों में से किसी पर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सेहत और खेल कूद, तो ये भी अपलोड है एज इट इज़, इसी नाम से अपलोड नहीं है मेरे ख्याल में। हमने तंदुरुस्ती हज़ार नेमत और तंदुरुस्ती और खेल कूद इस तरह से उसका नाम लिखा हुआ है शायद, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब आपकी यही एप्लीकेशंस रिपीट होती है बार बार, सेक्शन तब्दील कराना है या फिर भाई की शादी में जाना है या फिर आपको फ़ीस माफ़ करवाना है या फिर बीमारी की छुट्टी चाहिए या फिर न्यूज़पेपर मंगाना है लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। तो ये 3-4 एप्लीकेशन है जो बार बार रिपीट होती है। ये मैंने आपको करवा दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से भी कोई एक करना है और इन तीनों में से भी कोई एक ही करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मोहम्मद मुजीब के हालात ज़िंदगी बतानी है या फिर खुदा के नाम ख़त का खुलासा लिखना है। ऐसे ही देखिए मीर तकी मीर के बारे में लिखना है या फिर ए शरीफ इंसानों जो नज़्म है इसके बारे में लिखना है। अब देखिए मैंने आपसे कहा है मैं आपके लिए 3 वीडियो लाऊंगी, एक में जिसमें मैं आपको राइटर्स और पोइट के बारे में बताऊंगी, तो उसमें आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। एक में जिसमें मैं आपके चैप्टर, क्वेश्चन आंसर ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगी, तो उसमें आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ का खुलासा या मरकज़ी ख़याल या पैगाम कैसे लिखना है, ठीक है। और एक में मैं आपको पूरा ग्रामर बताऊंगी जिसमें आपका ग्रामर का हिस्सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैं ये बताऊंगी कि एप्लीकेशन या एस्से या और भी जो भी ग्रामर के काम है वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, ठीक। तो आपको करना खुद ही है, बाकी चीज़ें जो अपलोड है वो आप वहीं से देखें, है ना, वरना तो बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ हो जाएंगी, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये आपका ग्रामर है, 8 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को क्या कहा जाता है? तो ख़ास चीज़ या ख़ास जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें ख़ास। तो अब आप मुझे बताइए इसमें ख़ास किसको कहते हैं? इसमें मार्फा को या इसमें नकरा को, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसम की 2 ही किस्में होती है, कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। अब आप मुझे बताइए कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को उर्दू में क्या कहते हैं। अगला सवाल है ख़त की जमा क्या है? तो ख़त की जमा क्या होगी? ख़त की जमा होगी खतूत, ठीक है। आगे आ जाइए, यह लिखा हुआ है अरवाह। अरवाह का वाहिद क्या होगा? तो अरवाह मतलब होता है रूह की जमा, ठीक है। दुश्मन का मुतज़ाद क्या होता है? दुश्मन का मुतज़ाद होता है कि मुतज़ाद मतलब उल्टा, है ना। तो दुश्मन क्या हो गया? मुतज़ाद। मुतज़ाद मतलब उल्टा, ठीक है। तो दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त, ठीक है। अगर मुतरादिफ पूछते तब आप दोस्त क्या कह सकते हैं? मुखालिफ भी कह सकते हैं। दुश्मन वही होता है जो हमारे मुखालिफ हो, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यह देखिए लिखा है आराम का मुतरादिफ क्या है, ठीक है। मुतरादिफ मतलब क्या होता है? जो सेम हो। तो आराम का क्या हो जाएगा? ऐश, ठीक है। ऐश व आराम। आगे आ जाइए। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो भी मौजूदा वक्त में हो रहा है उसे फ़ेले हाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ज़ेल में से लाहिक़े की पहचान कीजिए। अब बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैम लाहिक़ा कहाँ लगता है, साबका कहाँ लगता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, वैसे तो लाहिक़ा पीछे लगता है और साबका हमेशा आगे लगता है, ठीक है। लेकिन अब आप इसको कैसे देख सकते हैं? तो अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये बद ज़बान, बद आगे लगा है, बदनुमा आगे लगा है, ठीक है। खुश आगे लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़रूरतमंद, मंद देखिए पीछे लगा है। तो यही आपका लाहिक़े का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अगर हम कहते हैं साहबका, तो ये तीनों जो है आपके साहबके के एग्जाम्पल थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स है ना, जो चीज़ें हैं वो आगे लगी हुई है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे लिखते हैं जिसमें ये क्वेश्चन मार्क का निशान आता है, ये क्या होता है? तो क्वेश्चन मार्क जो आता है वो सवालिया में आता है, ठीक है। लाल किला, लाल किला क्या है? लाल किला है इसमें ख़ास, ठीक है। इसमें ख़ास जो किसी ख़ास बात को बताए, लाल किला एक ही है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं रमूज़ और औक़ाफ़ की एक अलामत ख़ात्मिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो रमूज़ और औक़ाफ़ की आपकी बहुत सारी अलामतें होती हैं, हमने एक अलग से वीडियो बनाई है रमूज़ और औक़ाफ़ की, अगर नहीं देखी है तो आप लोग ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ख़ात्मिया की जो अलामत होती है वो क्या होती है कि जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके वक्त हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जुमले के इख्तिताम पर, इख्तिताम मतलब ख़त्म। तो ये जो ये लगा हुआ है ना इस तरह से, ये डैश का निशान जो लगा है यही कहलाता है ख़ात्मिया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आखिरी सवाल आपको, मतलब आखिरी कह रही हूँ, यहाँ पे 10वां सवाल जो आपको दिया गया है, यहाँ लिखा है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये जितने भी मुहावरे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपके चैप्टर के पीछे से ही ये सारे मुहावरे लिए गए। भेज बदलना, मान रखना, ठीक है, पारा उतरना और बोलबाला होना।
आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको लिटरेचर से लिए गए हैं कुछ सवाल, जिसमें सवाल नंबर 11 में आपको कहा है कि तीनों सवालों के जवाब देने हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे। अफसाना काठ का घोड़ा में वजीर की बेचैनी का सबब क्या था? सादत अली कैसा आदमी था? ठीक है। ई टिकट किसे कहते हैं? तो ये सारे जवाब आपको देने हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? संस्कृत की जबान की शाख है। ये दोनों आपके 1-1 नंबर के सवाल हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिर आपको दोनों सवाल देने हैं, 2-2 नंबर के हैं ये। धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको देने हैं, जवाब 2-2 नंबर के हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं, 1-1 नंबर के। ए शरीफ इंसानों के नज्म के शायर कौन है? नज्म पहाड़ और गिलहरी में घमंड और गुरूर की बातें कौन कर रहा था? नज्म नेकी और बदी के शायर का क्या नाम है? ठीक है, तो देखिए, जब मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ाए थे तब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ज़रूरी नहीं है किसी शायर का नाम या किसी नज़्म के शायर का नाम आपसे ये पूछा जाए कि भाई एमसीक्यू में बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 1 वर्ड में पूछ लिया जाए कि लिख के बताइए, है ना। तो देखिए, यहाँ पे यही चीज़ आपको कही गई है। अब नज़्म नेकी बदी के शायर या ए शरीफ इंसानों के शायर कौन है, ये आपको लिख के ही बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो मैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रही हूँ, अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिस पेपर था 10th का उर्दू बी का। ठीक है, अब इंशाल्लाह उर्दू ए का भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए और बताइए कि कितने नंबर आए हैं आपके, कितने सवाल आपके सही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।